दोस्तों ये स्टोरी का 94 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। दिव्यांश बोला, अरे मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, मैंने तेरे बेटे को बोला कि लॉयर खरीद ले, उसने हाँ कहा और चला गया। शिवाय बोला, मैं क्या करूं। कभी कभी सच में लगता है कि तू और तेरा भतीजा दोनों ही मुझे पागल बना दोगे। अब क्या होगा, शौर्य अलग से लड़ेगा? दिव्यांश बोला, हाँ तो लग तो रहा है। शिवाय दांत पीसते हुए बोला, शौर्य लायर से तो लड़ेगा, हम सबसे भी लड़ेगा। उसने कोई तैयारी नहीं की, या सोच कर कि हमने लायर को खरीद लिया है। और सुबह से वह नर्वस नहीं था कि यार अमेरिका वालों को पागल बनाना आसान था, लेकिन इंडिया वालों को पागल बनाना इतना आसान नहीं है। नर्वस हो रहा था और मैंने उसे कहा कि लायर को खरीद लिया है, अब पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा देख लेंगे। इतने में जज साहब ने कहा, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। शिवाय बोला, कर लो कार्यवाही, पता नहीं आज क्या होगा। तभी शौर्य खड़ा हुआ। उसे नहीं पता था कि केस कौन लड़ रहा है, उसके दिमाग में तो यही था कि जो भी केस लड़ रहा है उसे शिवाय ने खरीद रखा है, इसलिए केस आसान हो जाएगा। शौर्य के अंदर इस वक्त बहुत सारा कॉन्फिडेंस था। उसने हल्का सा पलट कर शिवाय को देखा तो शिवाय ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई और शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई। शिवाय कहना चाहता था कि संभल कर बैटिंग कर, लेकिन शौर्य को लग रहा था कि फ्री हिट मिल गई है, अब तो सिक्स मार कर ही रहूंगा मैं। शौर्य को भी टेंशन हो रही थी कि कहीं एक हियरिंग में केस रफा दफा ना हो जाए। शौर्य खड़ा हुआ और बोला, जज साहब, मेरे अनिरुद्ध ने खून नहीं किया, बल्कि वह तो मिस्टर नायडू को सुबह ही चाय देने गया था। उसने वहां खुद देखा कि मिस्टर नायडू चेयर पर थे और उनके सीने से खून निकल रहा था। और तभी एक 40 साल की औरत खड़ी हुई और वह बोली, यह सब झूठ है माय लॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं हुआ, खून अनिरुद्ध ने ही किया है और मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत है। उस औरत की आवाज सुनकर शौर्य ने हल्का सा पलट कर देखा तो हैरान हो गया। वह औरत अपोजिट लायर थी जिसे रेड्डी ने हायर किया हुआ था। शौर्य कुछ देर तक उस लायर को ही देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, बड़ी खूबसूरत लायर है, या तो बड़ी महंगी बिकी होगी। और मन ही मन बोला, भाई औरतें अपनी पर आ जाएं तो विश्व जीत सकती हैं, थोड़ा संभल कर केस लड़। वहीं शौर्य ने उस औरत को देखकर कहा, क्या सबूत है आपके पास, दिखाइए। उस औरत ने जज साहब की तरफ देखा और कुछ पेपर जज साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए, यह है मिस्टर नायडू की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि मिस्टर नायडू की मौत सीने पर खंजर भोंकने से हुई है और वह खंजर किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने भोंका है। मुझे तो यह समझ नहीं आता हमारे देश का सिस्टम कैसा है, जिसने एक कातिल को एक दिन भी पुलिस स्टेशन में नहीं रखा और उसे बेल दे दी। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि क्रिमिनल को केस खत्म होने तक जेल में रखा जाए। शौर्य आंखें फाड़े उस औरत को देख रहा था। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हल्का सा पलट कर शिवाय को देखा तो शिवाय ने बच्चा सा मुंह बनाया। शौर्य ने फिर दिव्यांश को देखा, दिव्यांश ने तो हाथ जोड़ दिए। फिर हर्षवर्धन को, डैनी को, अनिरुद्ध को, अभिमान को, शिवांगी को देखा, फिर से उस औरत को देखने लगा। वह औरत बोली, अनिरुद्ध ने जब मिस्टर नायडू के सीने पर वार किया था तो अनाथ आश्रम के एक लड़के ने, जिसका नाम श्याम है, उसने अपनी आंखों से देखा। और आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं श्याम को यहाँ बुलाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। जज साहब ने इजाजत दे दी और थोड़ी देर बाद वह लड़का जिसने अनिरुद्ध को मिस्टर नायडू के कमरे में देखा था, वह आकर कटघरे में खड़ा हो गया। वह औरत बोली, तो फिर बताओ उस दिन तुमने क्या देखा था? श्याम बोला, मुझे सुबह सुबह उठने की आदत है। जब मैं उठकर मिस्टर नायडू के कमरे में गया तो मैंने देखा कि अनिरुद्ध भैया मिस्टर नायडू के सीने में खंजर भोंक रहे हैं। यह सुनकर तो सबके सब हैरान हो गए। अनिरुद्ध को भी श्याम की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा है, लेकिन श्याम को शायद मिस्टर रेड्डी ने खरीद लिया था। श्याम की बात सुनकर वो औरत बोली, केस दूध का दूध और पानी का पानी है, मुझे नहीं लगता इस केस को लड़ने की भी जरूरत है। सारे सबूत आपके सामने हैं, जल्द से जल्द मिस्टर अनिरुद्ध को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी का कत्ल किया है जो बहुत लोगों की उम्मीद थी। शौर्य हैरानी से उस औरत को देख रहा था। उस औरत ने अपनी दलील पेश की और बड़े एटीट्यूड के साथ चेयर पर जाकर बैठ गई। शौर्य ने उस औरत को देखकर कहा, आपका शुभ नाम? वह औरत अपना कोट ठीक करते हुए बोली, रीना महेश्वरी। शौर्य बोला, बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन किसी को मौत की सजा डिक्लेयर करना, यह तो नाइंसाफी है।
जबकि अभी तक अनिरुद्ध ने अपनी सफाई में कुछ कहा भी नहीं। सीधे साधे इंसान को फंसा कर तुम्हें क्या मिलेगा? रीना महेश्वरी ने गुस्से में शौर्य को देखा और बोली, मैं किसी को फंसा नहीं रही, अपना काम कर रही हूँ। जिसने क्राइम किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। शौर्य बोला, इस बात पर अमल रहना कि जिसने क्राइम किया है उसे अपनी सजा मिलनी ही चाहिए। इतना कहकर उसने रीना महेश्वरी की तरफ उंगली पॉइंट की। वहीं रीना महेश्वरी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शौर्य को देख रही थी। उसे शौर्य की कही हुई बातें समझ तो आ रही थी, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं शौर्य ने जज साहब को देखकर कहा, रीना जी ने बहुत अच्छी दलील दी है, लेकिन अब मुझे भी तो डिफेंस करने का मौका मिलना चाहिए। इतना कहकर वह श्याम के पास गया और बोला, हाँ तो श्याम, यह बताओ तुम्हारी दिनचर्या क्या है? रीना महेश्वरी खड़ी होकर बोली, यह क्या बात हुई? इन सबका केस से क्या मतलब है? शौर्य ने पलटकर रीना महेश्वरी को देखा और मन ही मन बोला, देखो मेरी हालत पृथ्वी से भी ज्यादा खराब है। वह तो फिर भी लॉ करके बैठा हुआ है और मुझे लॉ का स्पेलिंग भी नहीं आता। जज साहब ने हथौड़ा मारा और रीना महेश्वरी को देखकर बोला, आपको बोलने का मौका दिया गया था, अब इन्हें भी मौका मिलना चाहिए अपने डिफेंस करने का। फिर उसने शौर्य को देखकर यू कैरी ऑन। शौर्य ने श्याम को देखकर कहा, हाँ तो बताओ तुम्हारे पूरे दिन की दिनचर्या क्या है? तुम क्या क्या काम करते हो? श्याम बोला, मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद अनाथ आश्रम के लिए दूध लेकर आता हूँ। 50 लीटर दूध लाता हूँ। अनाथ आश्रम में वह भी पूरा नहीं पड़ता, बहुत सारे बच्चे हैं ना, इसलिए। श्याम ने अपने दिनचर्या के बारे में बताया और सारी बातें बताने के बाद शौर्य ने पूछा, तुम रोज 8 बजे उठते हो? श्याम ने कहा, हाँ। शौर्य बोला, और उठने के बाद सीधा दूध लेने जाते हो? श्याम ने हाँ में गर्दन हिलाई। शौर्य बोला, तो फिर जिस दिन तुम मिस्टर नायडू की मौत हुई उस दिन तुम 6 बजे कैसे उठ गए? यह सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह समझ गया था कि अब वह केस को संभाल लेगा। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह रीना महेश्वरी की मुट्ठी गुस्से में कस गई। जज साहब भी हैरानी से श्याम को देख रहे थे। शौर्य बोला, हाँ तो बताओ, तुम जब रोज 8 बजे उठकर दूध लेने जाते हो तो उस दिन 6 बजे उठकर मिस्टर नायडू के कमरे में क्या लेने गए थे? श्याम अपनी अटकती हुई आवाज में बोला, वह उस दिन मैं जल्दी उठ गया था। शौर्य ने कहा, वही तो पूछ रहा हूँ, उस दिन जल्दी कैसे उठ गए, बताओ। इतना कहकर शौर्य ने जज साहब को देखकर कहा, श्याम झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन श्याम ने कत्ल होते हुए नहीं देखा। रीना महेश्वरी पीछे से बोली, आपको कैसे पता कि श्याम ने कत्ल होते हुए नहीं देखा? शौर्य बोला, अभी श्याम ने ही कहा है कि वह सुबह 8 बजे उठता है और उस दिन वह 6 बजे उठ गया। अजीब बात है। चलो फिर भी एक और बार प्रूव कर देता हूँ कि श्याम ने कत्ल होते हुए नहीं देखा। इतना कहकर वो श्याम के पास आया और बोला, श्याम, तुमने अनिरुद्ध को मारते हुए देखा था ना? श्याम ने एक नजर रीना महेश्वरी की तरफ देखा। रीना महेश्वरी ने पलकें झपकाई। श्याम ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी देखा था। शौर्य बोला, तो फिर बताओ कैसे मारा था अनिरुद्ध ने मिस्टर नायडू को? श्याम को अब घबराहट होने लगी। वह झूठ बोल रहा था, यह बात सीधा रघुवंशी को पता चल गई थी। शौर्य भी अब कॉन्फिडेंस के साथ श्याम को ही देख रहा था। श्याम ने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर बोला, यहाँ मारा था। शौर्य बोला, पक्का यहाँ मारा था? श्याम ने फिर दूसरी तरफ हाथ रखकर कहा, नहीं, इधर की तरफ मारा था। शौर्य बोला, पक्का इधर की तरफ मारा था? श्याम ने रीना महेश्वरी को देखा तो रीना महेश्वरी गुस्से में श्याम को ही देख रही थी। आखिरकार श्याम ने अपने सीधे हाथ को सीने पर रखते हुए कहा, यही मारा था पक्का? शौर्य बोला, क्यों झूठ बोल रहे हो, यहाँ नहीं मारा था। अगले ही पल श्याम ने अपना हाथ दूसरी तरफ रख लिया और बोला, यहाँ मारा था। शौर्य बोला, अच्छे से सोच कर बताओ और यह भी बताना किस चीज से मारा था। श्याम एकदम से बोला, चाकू से, वह जो किचन में होता है, वह ताला बड़ा वाला चाकू। शौर्य बोला, उस चाकू का कलर कौन सा था? श्याम बोला, जी ब्लैक कलर का। शौर्य बोला, तुम्हें कैसे पता कि वह ब्लैक कलर का ही था? श्याम फ्लो में बोला, जी मैंने ही तो दिया था। यह सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह श्याम को यह रियलाइज हुआ कि सब श्याम को ही देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि श्याम फ्लो में सच बोल देगा। रीना महेश्वरी तो खा जाने वाली नजरों से श्याम को देख रही थी। वहीं मिस्टर रेड्डी कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। वह भी गुस्से में श्याम को ही देख रहे थे। श्याम के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था। शौर्य ने कहा, क्या कहा तुमने कि तुमने
उन्हें चाकू दिया? श्याम अब कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। शौर्य बोला, किसने दिया था तुम्हें चाकू, और तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर नायडू का कत्ल काले रंग के चाकू से ही हुआ है? मुझे जवाब दो श्याम, और अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो कोर्ट इसका यही मतलब निकालेगा कि खून तुमने किया है। श्याम चुपचाप खड़ा रहा, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। रीना महेश्वरी ने कुछ इशारा किया और अगले ही पल वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सीनियर रघुवंशी यह देखकर हैरान थे और कहीं ना कहीं जानते थे कि श्याम जानबूझकर यह सब कर रहा है। तभी रीना महेश्वरी बोली, मुझे लगता है श्याम की तबीयत खराब हो गई है। एक तो वह गवाही दे रहे हैं और ऊपर से यह वकील साहब उनके साथ ठीक से पेश नहीं आ रहे, बल्कि इन्होंने जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। शौर्य ने हल्का सा पलट कर रीना को देखा। रीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रीना ने अगले ही पल जज को देखकर कहा, मैं अगली तारीख की दरख्वास्त करती हूँ। माय लॉर्ड, मेरे गवाह की तबीयत खराब हो रही है। इतना कहकर उसने एक बार फिर श्याम को देखा और श्याम ज्यादा लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जज साहब ने दोबारा थोड़ा मारा और बोला, आज की कार्यवाही दरख्वास्त की जाती है, अगली सुनवाई अगले डेट पर होगी। यह सुनकर शौर्य के साथ साथ सीनियर रघुवंशी को गुस्सा आ गया। सब जज साहब की तरफ देख रहे थे। शौर्य ने अपनी बात रखते हुए कहा, जज साहब, लड़का झूठ बोल रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इससे 2 सवाल पूछूंगा और यह ठीक हो जाएगा। जज साहब खड़े हुए और चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने शौर्य को जवाब नहीं दिया। शौर्य चिल्लाता रहा, अपनी दलील देता रहा, लेकिन जज साहब 2 बार हथौड़ा मारकर उठकर जा चुके थे। शौर्य ने पलटकर शिवाय को देखा तो शिवाय ने पलकें झपकाई, जैसे कहना चाहता हो, वह बाद में देख लेंगे, तो फिक्र मत कर। शौर्य ने फिर गुस्से में रीना महेश्वरी को देखा तो रीना महेश्वरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह झूठा केस लड़ रही है और झूठ के बलबूते पर ही लड़ रही है। शौर्य रीना महेश्वरी के सामने जाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम झूठ के बल पर केस जीत जाओगी? रीना महेश्वरी अपनी फाइल उठाने लगी और बिना शौर्य को जवाब दिए वहां से चली गई। उसके जाते ही शौर्य सीनियर रघुवंशी के पास आया। शिवाय बोला, क्या बात है, मुझे तो लगा कि तू आज ही केस हरवा देगा, लेकिन तूने तो केस का रुख ही बदल दिया। शौर्य बोला, साले, पहले तू बाहर चल, तुझे कहा था लायर खरीद ले, खरीदा नहीं बल्कि एक खतरनाक लायर मेरे सामने खड़ा कर दिया। शिवाय बोला, पहली बार साला तो तू मेरा है, और दूसरी बात भाई, मैंने तेरे भांजे से कहा था लायर खरीदने के लिए, लेकिन उसने नहीं खरीदा। और तभी अभिमान बोला, एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे बीच में मत घुसाओ, मुझे कब कहा किसी ने कि लायर को खरीदना है? दिव्यांश बोला, अबे मैंने कहा नहीं था तुझे? शिवाय बोला, कब कहा? दोनों ने फिर से बहस होने लगी। शिवाय ने हाथ जोड़कर कहा, तुम चाचा भतीजे को बाद में बताता हूँ, अभी सब के सब यहाँ से निकलो। अभी यह भी सोचना है आगे क्या करना है, निकलो यहाँ से, चलो। इतना कहकर सब अनिरुद्ध को लेकर वहां से चले गए। रीना महेश्वरी रेड्डी के सामने खड़ी हुई थी। रेड्डी ने कहा, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी और तुम हो कि केस को हारने लगी। रीना महेश्वरी बोली, आपका गवाह इतना कमजोर था, मैं क्या करती? अगर झूठ गवाह बनाना था तो किसी ताकतवर इंसान को बनाते। उस बच्चे को तुमने गवाह बना दिया और वह डर कर सच बोलने लगा। एक बात याद रखना मिस्टर रेड्डी, अगर उसने सब कुछ सच सच बोल दिया तो मैं यह केस लड़ नहीं पाऊंगी, और जब लड़ूंगी ही नहीं तो जीतना तो दूर की बात। आज अगर मैंने उस लड़के को इशारा ना किया होता तो वह सब कुछ सच सच बोल देता, और अगर उसने सब कुछ सच सच बता दिया होता तो यह केस भी खत्म हो जाता। कुछ सोचकर रेड्डी ने कहा, तो तुम बताओ उसका क्या करना है? रीना बोली, उसे कहीं दूर भेज दो, बोल दो कि लापता हो गया या भाग गया या पुलिस के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। उसे इस केस से बाहर निकालो और एक नया गवाह तैयार करो, जो यह कहे कि उसने खिड़की से या दरवाजे से छुपकर अनिरुद्ध को ही मिस्टर नायडू का कत्ल करते हुए देखा था। मिस्टर रेड्डी ने हाँ में गर्दन हिलाई और रीना महेश्वरी उसके घर से जाने लगी। लेकिन जब वह बाहर जा रही थी तो उसने बिना बुलाए कहा, मिस्टर रेड्डी, मेरी बात का ध्यान रखना, अगर श्याम पहुंच गया तो यह तो केस रघुवंशी जीत जाएंगे, क्योंकि श्याम बहुत कमजोर गवाह है, उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। रेड्डी बोला, तुम बेफिक्र हो जाओ, रीना महेश्वरी, श्याम गवाही नहीं देगा, वह कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। रीना महेश्वरी वहां से चली गई। वहीं रेड्डी ने एक आदमी को देखकर कहा, श्याम को मार दो।
उस आदमी ने हैरानी से रेड्डी को देखा तो रेड्डी बोला, मैं इस केस में रिस्क नहीं ले सकता, जितनी जल्दी हो सके श्याम को मार दो और अफवाह फैला दो कि उसने सुसाइड कर ली। वह आदमी बोला, ठीक है। दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में सीनियर रघुवंशी पहुंच चुके थे। सब एक एक करके गाड़ी से उतरे। सौर्य सबसे आगे था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सीधा नायडू के केबिन में गया और नायडू के मेन टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर पीने लगा। पीछे पीछे शिवाय आकर बोला, अरे यार, तू तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया, लेकिन तू बहुत अच्छा केस लड़ा, मुझे पसंद आया। सौर्य ने ठीक से पानी पिया और फिर पीछे पलटकर शिवाय को देखकर बोला, मन तो करता है तेरा मुंह तोड़ दूं, लेकिन तोड़ नहीं सकता। अब तू दादा बन गया है ना, इसलिए शर्म कर जाता हूँ, वरना तूने तो आज मुझे फंसा दिया था। देखा था ना रीना महेश्वरी कैसे मुझे खाने को दौड़ रही थी। शिवाय बोला, लेकिन तू रीना महेश्वरी से हारा तो नहीं ना, तूने डट कर उसका सामना किया। आई लाइक इट, योर कॉन्फिडेंस। सच में शौर्य, तुझे कोई बीट नहीं कर सकता। शौर्य बोला, शर्म नहीं आती? शिवाय बोला, अरे तारीफ नहीं करूंगा तो तू केस नहीं लड़ेगा, और केस नहीं लड़ेगा तो हम अनिरुद्ध को कैसे बचाएंगे? शौर्य बोला, इस वहम में मत रहना कि मैं केस नहीं लड़ लूंगा। केस तो मैं जरूर लड़ूंगा, क्योंकि शिवांगी अकेली तेरी बेटी नहीं है, समझा? इतना कहकर वह चेयर पर बैठ गया। धीरे धीरे सब वहां आ गए। शौर्य ने शिवांगी और अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुम दोनों जाओ, जाकर खाना खा लो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना, सब संभाल लेंगे। अनिरुद्ध और शिवांगी वहां से जाने लगे। जाते जाते शिवांगी ने अभिमान का हाथ पकड़कर कहा, भाई आप भी चलो ना, इन सब के बीच में बैठकर क्या करोगे? दिव्यांश बोला, हाँ हाँ, ले जा अपने भाई को। सही बात है, हम सब तो यहाँ बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, हमारे बीच जवान बैठकर क्या करेगा? अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं चाचू, आप बूढ़े नहीं हुए। दिव्यांश बोला, तेरे कहने से क्या होता है, बूढ़ा तो हो गया हूं ना। अभिमान बोला, नहीं चाचू, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, दिल पर लगती हैं। दिव्यांश ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, जाकर। तभी शिवा बोला, क्या प्यार है चाचा भतीजे में, इसी प्यार के चक्कर में तुम दोनों ने उस रीना महेश्वरी को खरीदा नहीं। दिव्यांश बोला, तो अभी कौन सी आफत आ गई, चल अभी उससे खरीद लेते हैं। शिवाय ने अभिमान को देखा और बोला, ठीक है तो जा। अभिमान वहां से चला गया। उसके जाते ही शिवाय बोला, मुझे नहीं लगता हम उसे खरीद पाएंगे, उसकी आंखों में देखकर लगता है कि वह बिकने के लिए नहीं बनी। यह सुनकर सौर्य बोला, नहीं शिवाय, बिकी तो है वह, क्योंकि झूठा केस लड़ रही है, पर शायद उसे कीमत बहुत ज्यादा मिली है। हम अगर उससे ज्यादा कीमत देंगे तो हो सकता है वह केस से हाथ खींच ले। दिव्यांश बोला, सॉरी, ठीक कह रहा है, हमें एक बार तो रीना महेश्वरी से मुलाकात करनी चाहिए। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई। दूसरी तरफ रात हो गई थी। वेदांत अब भी स्टडी रूम में काम कर रहा था। वहीं वामिका कमरे में वेदांत का इंतजार कर रही थी। उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज गए थे। अब वामिका से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह कमरे से होती हुई सीधा स्टडी रूम में गई। वेदांत अब भी लैपटॉप में बिजी था। वामिका गुस्से में एक कदम स्टडी रूम के अंदर आई और हल्के गुस्से में बोली, वेदांत, ऐसे तो हमारी शादी नहीं चलेगी। वेदांत ने एक नजर वामिका को देखा और बोला, मैं कुछ समझा नहीं। वामिका बोली, समझते तो सब कुछ हो, पर मेरे सामने नाटक करते हो, अभी तक आए क्यों नहीं? वेदांत बोला, मुझे आकर क्या करना है? वामिका गुस्से में वेदांत को देख रही थी। फिर वह बोली, क्या करना है मतलब, मुझे नींद नहीं आ रही। वेदांत बोला, तो मैं क्या तुम्हें लोरी सुनाऊं? वामिका को और गुस्सा आ गया। वह बोली, वेदांत, समझते क्यों नहीं? वेदांत बोला, तुम समझाओ कि तभी तो समझूंगा। वामिका बोली, तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही? वेदांत बोला, पिछले 2 सालों से तो आ रही थी, अब अचानक से क्या हो गया? वामिका को गुस्सा अगले ही पल उदासी में बदल गया। वह भरे गले से बोली, ताना मार रहे हो ना? वेदांत ने कहा, ताना नहीं मार रहा, पूछ रहा हूँ। पिछले 2 सालों से भी तो मेरे बिना सोती थी, अब अचानक से इतना प्यार? वामिका को अब हैरानी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। वह बोली, सॉरी, गलती हो गई कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाने आ गई, वापस चली जाती हूँ। पिछले 2 सालों से भी तो सो रही थी, अब भी सोने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर वामिका जैसे ही जाने के लिए पलटी, वैसे ही वेदांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। वामिका की आंखें जो हल्की सी नम थी, उसके गाल पर आंसू लुढ़क गए। वेदांत ने धीरे से वामिका को अपनी गोद में बिठा लिया और उस पर अपनी पकड़ बनाता हुआ बोला, यार तुम तो बात बात पर आंखें नम कर लेती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। वामिका ने गर्दन घुमाकर वेदांत का चेहरा देखा और बोली, मजाक नहीं कर रहे थे, मुझे ताने मार रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, क्या इन 2 सालों में जो कुछ भी हुआ उसमें बस मेरी गलती थी, तुम्हारी नहीं थी? वेदांत बोला, अरे सॉरी, मेरी ही गलती थी, सच में मजाक कर रहा था यार।
वामिका बोली, चेहरे से भी नहीं लग रहा था कि मजाक कर रहे हो। वेदांत ने वामिका के गाल पर हल्का सा किस करके कहा, अच्छा माफ कर दो, तुम पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था इसलिए ऐसी बात कर रहा था। वामिका बोली, और किस बात पर गुस्सा आ रहा था? वेदांत बोला, किस बात का गुस्सा? तुमने कहा था कि भाई से माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करूंगी। कहा है वह सरप्राइज? कहाँ है वह प्लान? मैंने तो नहीं देखा। हर रोज यही सोचता हूँ, काश वामिका आज मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करेगी, लेकिन नहीं, वामिका को तो मेरी परवाह ही नहीं है। वामिका वेदांत की शर्ट के बटन से खेलती हुई बोली, कर दूंगी ना, मूड भी तो होना चाहिए। वेदांत बोला, और मूड कैसे बनेगा? वामिका ने पलके उठाकर वेदांत को देखा और फिर बोली, बन जाएगा, लेकिन फिलहाल तो चलिए, मुझे नींद आ रही है। वेदांत बोला, अब मैं कहूंगा तो कहोगी कि तुम्हें ताने मार रहा हूँ। पिछले 2 सालों से तो सो ही रही थी, कम से कम अब तो जग कर मेरे साथ वक्त बिता लो। जब आपको नींद आ रही है, जब देखो सोना है। वामिका बोली, मैं आपकी तरह उल्लू तो हूं नहीं जो दिन और रात दोनों समय जग कर काम करती रहूं। मुझे नींद आती है, ऑफिस में काम करके मैं थक जाती हूँ और फिर घर आकर सिर्फ बेड दिखाई देता है। चलिए ना प्लीज। वेदांत बोला, हाँ चलता हूँ, बस 1 मिनट। इतना कहकर उसने फोन उठाया और किसी को कॉल करने लगा। जिसे कॉल कर रहा था उसे बस रिंग जा रही थी, उसने फोन नहीं उठाया। वामिका बोली, इतनी रात को किसको डिस्टर्ब कर रहे हो? वेदांत बोला, सिद्धि को। यह सुनकर वामिका ने जल्दी से वेदांत का फोन लिया और उसे कट कर दिया। फिर बोली, इतनी रात को सिद्धि को क्यों कॉल कर रहे हो? वेदांत ने कहा, कल हम एक पार्टी में जा रहे हैं, हमारे साथ सिद्धि भी जाएगी। वामिका बोली, हमारे साथ क्यों जाएगी? सार्थक के साथ जाएगी ना। वेदांत बोला, सार्थक के साथ नहीं जाएगी, हमारे साथ जाएगी। तुम्हें मैं यह सारी बातें बाद में समझाऊंगा, पहले सिद्धि को तो बता दूं कि कल वह हमारे साथ पार्टी में जाएगी, ताकि वह पूरी तैयारी कर ले। वामिका बोली, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वेदांत ने कहा, अभी तो सार्थक को अक्ल देने का टाइम आया है। अभी सार्थक को ठीक से चिढ़ाने की शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो उसे बहुत चिढ़ाना है। उसे यह रियलाइज कराना है कि वह सिद्धि से प्यार नहीं, बहुत प्यार करता है। वामिका बोली, क्यों सार्थक की जान खा रहे हो? क्यों उसकी जान की आफत की हुई है? मानती हूँ सार्थक थोड़ा सा चंचल है, इसका मतलब यह तो नहीं कि भाई बहन उसके पीछे ही पड़ जाओ। देखो वेदांत, मेरी बात सुनो, आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि सार्थक ने कुछ गलतियां कर दी, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह सिद्धि से प्यार नहीं करता। अगर आपको सही लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन दोनों को एक साथ बिठाकर बात करनी चाहिए। क्या पता बातों बातों में सार्थक अपने दिल की बात बोल दे। और वैसे भी उसने अपने दिल की बात बोल तो रखी है कि वह सिद्धि को डिवोर्स नहीं देना चाहता। वेदांत बोला, तुम कुछ ज्यादा ही भोली हो और सार्थक कुछ ज्यादा ही चंड। तुम सार्थक को नहीं जानती, जब तक मैं उसे रियलाइज नहीं करवाऊंगी तब तक उसके दिल की बात बाहर नहीं आएगी। उसके अंदर डर होना चाहिए सिद्धि को खोने का, उसके अंदर वह डर ही नहीं है। वह अच्छे से जानता है कि सिद्धि इस घर को छोड़कर चली भी गई तो कहाँ जाएगी, उसके पास इस घर के अलावा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वह बेझिझक सिद्धि को हर्ट करता है। वह अच्छे से जानता है कि प्रिया उसकी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद करने पर तुली हुई है, उसके बाद भी उसने प्रिया से मिलना जुलना छोड़ा है, जो कि बहुत गलत था। अब उसने इतनी गलतियां की हैं तो उसे पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी, और पनिशमेंट के तौर पर उसे बहुत जलाना होगा। उसके अंदर मैं यह डर बिठा कर रहूंगा कि सिद्धि उसे छोड़कर चली जाएगी तो अकेला रह जाएगा। समझी या नहीं समझी? वामिका बोली, जो मन में आए करो, मुझे क्या। पर यह एक बात याद रखना, सार्थक की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बेशक वह थोड़ा सा चंचल है, इसका मतलब यह नहीं कि भाई बहन मिलकर उसे रुला ही दो। वेदांत बोला, अगर सिद्धि मेरी बहन है तो सार्थक भी मेरा भाई है, तुम फिक्र मत करो। जानता हूँ सार्थक को उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, वह अलग बात है कि दिल कई बार टूटेगा। वामिका और वेदांत एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे के पास सिद्धि दिखाई दी, जो वापस पलटकर जा रही थी। लेकिन वेदांत ने जब सिद्धि को देखा तो बोला, सिद्धि। सिद्धि रुक गई और बिना पलटे बोली, भैया मैं गलत वक्त पर आ गई, बाद में आती हूँ। वह जैसे ही जाने को हुई, वामिका वेदांत की गोद से उठ गई और बोली, नहीं नहीं सिद्धि, आ जाओ। सिद्धि बोली, नहीं भाभी, मैं बाद में आऊंगी। इतना कहकर वह फिर से जाने लगी तो वेदांत बोला, अब आ भी जाओ। सिद्धि अब पलटकर स्टडी रूम के अंदर आ गई। फिर वह बोली, क्यों बुलाया था मुझे? वेदांत बोला, कल हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं और तुम भी चल रही हो, और हाँ, ब्लैक ड्रेस पहनना तुम पर अच्छी लगेगी।
और सार्थक को भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। सिद्धि गुस्से में वेदांत को देख रही थी। बस बहुत हो गया, सिद्धि बोली, मुझे किसी को भी नहीं जलाना और ना ही किसी पार्टी में जाना है। प्लीज भैया आप मेरा डिवोर्स करा दीजिए, फिर मैं इस घर से जाऊं। वेदांत बोला, और कहाँ जाओगी बताओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस घर से जाने दूंगा? तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मैं दिला दूंगा, लेकिन रहोगी तुम यहीं मेरी आंखों के सामने। मैं तुम्हारी लाइफ को लेकर रिस्क नहीं ले सकता। सिद्धि बोली, क्या मुसीबत है? वेदांत ने कहा, कोई मुसीबत नहीं है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कल हम पार्टी में जा रहे हैं और याद रखना तुम्हें ब्लैक कलर की साड़ी पहननी है, समझी? सिद्धि ने वामिका को देखा तो वामिका बोली, अब तुम्हारे भाई कह रहे हैं तो चली जाओ ना, मान लो उनकी बात। सार्थक को सच में रियलाइज तो होना चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। वेदांत बोला, अब जाओ, हमें भी अपनी बीवी के साथ रोमांस करना है, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कि अपने पार्टनर से लड़ झगड़ कर बैठ जाऊं। सिद्धि की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ने कहा, जाओ देखो अपने पति को क्या कर रहा है। सिद्धि बोली, मुझे क्या पता क्या कर रहा है, लेकिन कमाल की बात है, जब मैं चुप रहती थी, शांत रहती थी, तब घर में पैर नहीं रखते थे, और अब 2 दिन से घर में ही हैं। उनका क्या ऑफिस जाने का मन नहीं करता? वेदांत बोला, करता है, लेकिन तुम्हें लेकर रिस्क नहीं ले सकता ना, और तुमसे अपने दिल की बात भी नहीं बोल सकता, इसीलिए ऑफिस नहीं जाता ताकि तुम पर नजर बनाए रखे। अब तुम जाओ और जाकर कल की पार्टी की तैयारी करो। सोचो तुम्हें कितना तैयार होना है कि तुम पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगो। सिद्धि ने वामिका को देखा तो वामिका बोली, बार बार मुझे क्या देखने लगती हो? अब जो वेदांत कह रहे हैं वह बात मान लो, जाओ। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने फिर से वामिका की बाजू पकड़ी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने वामिका को गोद में बिठाया ही था कि सिद्धि वापस से एकदम से आई और बोली, भैया लेकिन यह तो बताओ किसकी पार्टी है? वेदांत बोला, प्रिया भाटिया के बर्थडे पार्टी। सिद्धि को गुस्सा आ गया। वेदांत बोला, जाओ जाओ, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, आखिर प्रिया को भी पता चलना चाहिए कि तुम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, राजपूत खानदान की बहू हो। जाओ, ज्यादा कुछ मत सोचो। सिद्धि जाने लगी तो वेदांत बोला, और इस बार पलट कर मत देखना। सिद्धि के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई और फिर वह चली गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे वामिका के लिए बहुत अच्छा लगता था। वामिका ने अपनी पूरी जिंदगी कार्तिक को डेडिकेट करने की सोच ली थी, लेकिन अब अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रही थी। सिद्धि यह सोचती सोचती अपने कमरे में आई तो उसे सिगरेट की स्मेल आई। एकदम से उसे खांसी आ गई और वह खांसने लगी। वहीं सार्थक जो बालकनी में खड़ा हुआ था, सिगरेट पी रहा था, उसने जैसे ही सिद्धि के खांसने की आवाज सुनी, उसने सबसे पहले सिगरेट जमीन पर फेंक दी और अपने पैर से मसल दी और जल्दी से अंदर आया तो सिद्धि अब भी खांस रही थी। सार्थक जल्दी से सिद्धि के पास गया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, क्या हो गया तुम्हें, इतना क्यों खांस रही हो? सिद्धि ने गुस्से में सार्थक को देखा और बोली, तो तुम सिगरेट भी पीते हो? सार्थक बोला, पागल हो गई हो, मैं क्यों सिगरेट पीऊंगा? कुछ भी। सिद्धि बोली, झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने ही सिगरेट पी है, तभी मुझे खांसी हुई है। मुझे सिगरेट से एलर्जी है। बड़े पापा भी मेरे सामने कभी सिगरेट नहीं पीते, और अगर गलती से मैं स्टडी रूम में चली जाऊं और वह सिगरेट पी रहे होते तो भी फेंक देते हैं, लेकिन अब घर में सबको बताऊंगी कि तुम सिगरेट भी पीते हैं। सार्थक बोला, पागल तो नहीं हो गई, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो, मैंने कोई सिगरेट नहीं पी। सिद्धि बोली, अच्छा तो फिर दिखाओ तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है या नहीं। इतना कहकर सिद्धि ने सार्थक के कॉलर पकड़ी और थोड़ा सा उसके करीब जाने लगी तो सार्थक पीछे हटता हुआ बोला, शर्म नहीं आती यह सब करते हुए? मतलब अब तुम इतनी छोटी हरकत करने लगोगी? सार्थक बोला, एक सेकंड, एक सेकंड, कहीं तुम मेरे करीब आने के बहाने तो नहीं ढूंढ रही हो? मुझे किस तो नहीं करना चाहती हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तुम मुझे किस करना चाहती हो, किस करके मुझे मनाना चाहती हो ना। इतना कहकर सार्थक ने सिद्धि की कमर पर हाथ डाला और उसे खुद से सटाते हुए कहा, मैं तो कब से तुम्हें किस करने की तमन्ना लिए बैठा हूँ, तुम ही मुझसे दूर हो जाती हो। सिद्धि गुस्से में सार्थक को देख रही थी और बोली, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। इतना कहकर उसने फिर से सार्थक की कॉलर पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचती हुई बोली, चलो किस करते हैं, करो ना किस। सार्थक का सिर अब भी सिद्धि के सिर से दूर था। वह फिर से पीछे की ओर जाता हुआ बोला, सिद्धि मैं जानता हूँ तुम मुझे प्यार करती हो, इनफैक्ट बहुत प्यार करती हो, मुझे किस भी करना चाहती हो, मेरे करीब रहना चाहती हो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना हमारी किस होगी।
हमारी किस तो स्पेशल होनी चाहिए। सिद्धि सार्थक की कॉलर खींचती हुई बोली, स्पेशल ही है, आओ ना किस करते हैं। इतना कहकर उसने फिर से सार्थक की कॉलर पकड़कर खींची और सार्थक पीछे की ओर होता हुआ बोला, ऐसे नहीं सिद्धि, मैं तुम्हारे साथ एक एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ। क्या तुम जबरदस्ती मेरी इज्जत का फालूदा बनाने की कोशिश कर रही हो? सार्थक बोला, अरे ऐसे नहीं, हमारी किस स्पेशल होगी, यह तुम क्या कह रही हो? इतना कहकर वह पीछे हटने लगा और सिद्धि उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ऐसे कैसे स्पेशल, या हमारी किस, तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें किस करूं, तो मैं तुम्हें किस कर रही हूं। इतना कहकर वह सार्थक की ओर बढ़ने लगी और ऐसे करते करते सार्थक धड़ाम से बेड पर जा गिरा और सिद्धि बिल्कुल सार्थक के ऊपर गिरी थी। सार्थक के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से बढ़ रही थी। एक तो उसने झूठ बोला था और दूसरा वह सिद्धि के इतना नजदीक था, वह भी उस वक्त जब सिद्धि पूरे होश में थी। वहीं सिद्धि कुछ देर तक सार्थक को देखती रही और सार्थक आंखें बंद करके फिर भी किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिद्धि एकदम से उसके ऊपर से उठ गई और सार्थक ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले ही पल उसने हंसकर कहा, क्या अब नहीं करनी? किस सिद्धि ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह भी अपने दिल की धड़कनें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वह चुपचाप बालकनी में गई। वहीं सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, चलो आज तो बच गया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि वह बालकनी में ही सिगरेट पी रहा था और उसे अच्छे से याद था कि उसकी सिगरेट बच गई थी और उसने वहीं फेंक दी थी। सार्थक जल्दी से उठकर बालकनी में गया और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सिद्धि के हाथ में सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा था। सार्थक बोला, ऐसे क्या देख रही हो? सिद्धि बोली, किस करनी है। सार्थक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वह बोला, पागल तो नहीं हो गई, यह सिगरेट मेरी नहीं है। सिद्धि बोली, यह ब्रांड बड़े पापा नहीं पीते। सार्थक बोला, तुम्हें बड़ा पता है बड़े पापा कौन सा ब्रांड पीते हैं? सिद्धि बोली, तुम्हें यकीन नहीं? सार्थक ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे क्यों यकीन होगा, मैं क्या बड़े पापा की सिगरेट पर नजर रखता हूँ? सिद्धि बोली, तो ठीक है, बड़े पापा से ही पूछते हैं यह सिगरेट उनकी है या नहीं। इतना कहकर सिद्धि बाहर की तरफ जाने लगी तो सार्थक ने सिद्धि का हाथ पकड़ लिया। सिद्धि ने हल्का सा पलट कर देखा तो सार्थक बोला, ठीक है, तुम जीती, मैं हारा, मैंने ही पी थी। पापा से कुछ मत कहना, उम्मीद करता हूँ कि तुम बड़े पापा से कुछ नहीं कहोगी। सिद्धि ने हाथ बांधकर कहा, अब क्यों नहीं कहूंगी? तुमने जो मेरा जीना हराम किया हुआ है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी? सार्थक बोला, नहीं करोगी? सिद्धि ने कहा, करूंगी, बिल्कुल करूंगी। सार्थक ने सिद्धि का हाथ छोड़ दिया और उसके करीब जाता हुआ बोला, मैं जानता हूं तुम मेरी शिकायत नहीं करोगी, क्योंकि तुम जानती हो अगर तुमने मेरी शिकायत की तो बड़े पापा मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। बड़े पापा तो छोड़ो, मेरे खुद के माँ बाप मुझे बहुत सुनाएंगे, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम नहीं चाहती कि कोई मुझे कुछ कहे। सिद्धि सार्थक को ही देख रही थी, क्योंकि सार्थक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यह बात बोल रहा था। सिद्धि की आंखें हल्की सी नम हो गई। ना जाने क्यों उसका मन कर रहा था कि सार्थक बस उसे गले लगा ले और उसे सॉरी बोले, ताकि वह अपना सारा दर्द सार्थक के सीने पर सिर रखकर निकाल दे। लेकिन सार्थक तो सॉरी भी अकड़ कर बोलता था, उसे झुकना पसंद नहीं था। और सिद्धि कहीं ना कहीं किसी चीज का इंतजार कर रही थी कि कब सार्थक उसे दिल से सॉरी बोले, कब उसे दिल में प्रपोज करे। वहीं सार्थक सिद्धि के गाल पर हाथ लगाकर प्यार से बोला, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, जानता हूँ तुम मुझे प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो। सार्थक ने इतना ही कहा था कि सिद्धि ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, और तुमसे यह बात किसने कही कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी? तुम जिस सिद्धि को जानते हो ना, वह उसी वक्त मर गई थी जब तुम उस चुड़ैल को डूबने से बचाने गए थे। अब यह सिद्धि तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हारा साथ रहना चाहती है। कहकर सिद्धि वहां से जाने लगी। सार्थक बोला, मेरी शिकायत करने जा रही हो? सिद्धि ने बिना पीछे पलटे हुए कहा, बिल्कुल। सार्थक बोला, ठीक है, जाओ करो, मैं भी देखता हूँ मेरी शिकायत करती हो या नहीं। लेकिन याद रखना, अगर आज तुमने मेरी शिकायत नहीं की तो मैं मान लूंगा कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती। यह सुनकर सिद्धि के कदम रुक गए, क्योंकि उसने सार्थक के सामने बोल तो दिया था कि वह सार्थक की शिकायत करे, लेकिन उसके अंदर सच में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सार्थक की शिकायत कर दे, क्योंकि वह जानती थी कि सार्थक के पेरेंट्स कितना स्ट्रिक्ट हैं। सच में वह सार्थक को बहुत सुनाते और सार्थक को कुछ होता तो सिद्धि को सबसे पहले दर्द होता। वह तो वेदांत से ही लड़ने लगी थी कि क्यों उन्होंने सार्थक को मारा। इतने में सार्थक बोला, खड़ी क्यों हो, जाओ ना। सिद्धि बोली, हाँ जा रही हूँ, आज तुम्हारा यह वहम भी दूर कर दूंगी। इतना कहकर सिद्धि तेज कदमों से वहां से चली गई। वहीं सार्थक तो घबराहट होने लगी।
वह खुद से बोला, अबे या मैंने क्या कर दिया। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी सिद्धि के पीछे पीछे जाने लगा। सिद्धि गुस्से में आगे आगे चल रही थी, सार्थक उसके पीछे पीछे। सार्थक ने कॉन्फिडेंस से कह तो दिया था कि सिद्धि उसकी शिकायत नहीं करेगी, लेकिन अब सार्थक को घबराहट हो रही थी। वही सिद्धि सिगरेट का टुकड़ा पकड़े हुए वरदान के कमरे की ओर तेज कदमों से जा रही थी और पीछे पीछे सार्थक भी जा रहा था। फाइनली सिद्धि सीधा वरदान के कमरे में चली गई। वरदान इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। उसी कमरे में वंशिका भी बैठी हुई थी, कोई बुक पढ़ रही थी। वरदान और वंशिका ने जैसे ही सिद्धि को अपने कमरे में देखा तो वरदान ने पूछा, सिद्धि तुम यहाँ क्या हुआ बच्चा। सिद्धि ने सिगरेट का टुकड़ा वरदान की ओर बढ़ाते हुए कहा, बड़े पापा यह सिगरेट आप पीते हो। वरदान को थोड़ी सी हैरानी हुई। आज से पहले तो सिद्धि ने कभी इस तरह की बात नहीं की थी। उसने सार्थक को देखा जो मेन गेट के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वरदान बोला, हुआ क्या है बच्चा, यह बताओ। सिद्धि बोली, पहले आप मुझे बताइए यह सिगरेट आपने पी। वरदान बोला, अब इतने से छोटे से टुकड़े को देखकर कैसे बता सकता हूँ कि यह सिगरेट मैंने पी है। सिद्धि बोली, चलिए मान लेते हैं यह सिगरेट आपने पी है, तो क्या आपने मेरे कमरे में आकर सिगरेट पी। वरदान और वंशिका एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। वंशिका ने वरदान को देखकर कहा, यह सब क्या है। वरदान बोला, मुझे क्या पता, मैं बच्चों के कमरे में क्यों जाऊंगा। वहीं सिद्धि ने कहा, वही तो बड़े पापा, आप मेरे कमरे में भी नहीं आए, लेकिन यह सिगरेट का टुकड़ा मेरे कमरे में था। इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि सार्थक सिगरेट पीने लगा है। यह सुनकर वंशिका और वरदान एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और अगले ही पल वरदान ने चिल्लाते हुए कहा, सार्थक। सार्थक जो कि कमरे के बाहर खड़ा हुआ चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, वह एकदम से घबरा गया और अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोला, जी बड़े पापा। वरदान चिल्लाया, अंदर आओ वरना बाहर आकर मारूंगा। सार्थक धीरे धीरे कदमों से अंदर आ गया। वह अंदर ही आया था कि वंशिका ने उसके गाल पर जोरदार चाटा जड़ दिया। सार्थक का गाल एक तरफ हो गया। उसने हैरानी से सिद्धि को देखा तो सिद्धि गुस्से में सार्थक को ही देख रही थी। सार्थक को यकीन नहीं हुआ कि सिद्धि ने उसके साथ ऐसा कर दिया, जबकि उसे सिगरेट पीने की लत नहीं थी। कभी कभी टेंशन होती थी तो सिगरेट पी लेता था। इतने में वंशिका चिल्लाई, तुम सिगरेट पीने लगे हो। बताओ तुम्हारे पापा को क्या बताऊं। बताओ सॉरी को तुम सिगरेट पीने लगे हो। पैदा हुए नहीं और सिगरेट पीने लगे। इतने में वरदान ने सार्थक की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और खींचकर एक चाटा उसके गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सिगरेट पियोगे। खुद को समझते क्या हो तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। यह घर मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम थोड़ी सी छूट क्या दे दी तुम्हें। तुम शराब सिगरेट सब पीने लगे। तुम्हारी अकल पर क्या पर्दा पड़ा हुआ है। इतना कहकर वरदान गुस्से में सार्थक की कॉलर को पकड़कर हिलाने लगा। सार्थक हैरान हो गया। उसकी तो जैसे हिम्मत ने जवाब दे ही दिया था। आज से पहले तो वरदान और वंशिका ने उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। या तो जानता था कि जब घर में सबको पता चलेगा कि वह सिगरेट पीता है तो उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। वह तो ड्रिंक भी छुप छुप कर करता था। सार्थक की नज़र सिद्धि पर ही थी और वरदान उसकी कॉलर पकड़कर हिलाते हुए उसे डांट रहा था। और इतने में वंशिका ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और इसी के साथ सार्थक ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। अब सार्थक अपने होश में आया। वह सपना देख रहा था। वह होश में आया तो उसने देखा सिद्धि वरदान के कमरे के बाहर खड़ी हुई है। वह अभी तक अंदर नहीं गई और यह देखकर सार्थक की जान में जान आई। वह इतनी देर में सपना देख रहा था, इतना भयानक सपना कि उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी उसे अच्छे से कूट रहे हैं। सार्थक ने अपने गाल पर हाथ लगाकर हल्का सा रब किया और फिर अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लिया और खुद से बोला, थैंक गॉड सपना था, लेकिन अगर हकीकत होती तो आज तो बड़े पापा मुझे घर से ही निकाल देते। इतना कहकर वो तेज कदमों से सिद्धि के पास चला गया। वहीं सिद्धि अंदर जाने की हिम्मत कर रही थी। उसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सार्थक को डांट खाता हुआ देख ले। कहीं ना कहीं सिद्धि सार्थक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उसे इस वक्त नाराज थी। वह चाहती थी कि सार्थक उसे अपनी सफाई दे, उसे मना ले, उसे मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए, लेकिन सार्थक अपने मेल ईगो के चक्कर में कुछ कर ही नहीं रहा था। वहीं सिद्धि ने जब महसूस किया कि सार्थक उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है तो वह जानबूझकर कमरे के अंदर जाने लगी, लेकिन सार्थक ने अगले ही पल उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, पागल हो गई हो क्या, सच में पिटवाओगी।
सिद्धि ने सार्थक की आंखों में देखकर कहा, हाँ पिटवा दूंगी, अब तो तुम यही डिजर्व करते हो। बहुत बहुत शांति से काम ले लिया, लेकिन अब नहीं होता। इतना कहकर उसने सार्थक का हाथ अपनी बाजू से हटाया और कमरे के अंदर चली गई। सार्थक वह तो दरवाजे के पास खड़ा हुआ चुपचाप अंदर का नजारा देख रहा था। सिद्धि जब कमरे में आई तो ना वहां वरदान था, ना ही वंशिका। सिद्धि ने भी एक गहरी सांस ली कि चलो सार्थक को डरा भी दिया और उसकी शिकायत भी नहीं करनी पड़ी। सिद्धि चुपचाप वापस पलटकर दरवाजे तक आ गई तो सार्थक ने हंसकर कहा, अब क्या करोगी, ना बड़े पापा है ना बड़ी मम्मी। सिद्धि बोली, ऐसा तो है नहीं कि बड़े पापा बड़ी मम्मी हमेशा के लिए चले गए, कहीं ना कहीं तो होंगे ही। मैं उन्हें घर में ढूंढ लूंगी। सिद्धि ने इतना ही कहा था कि पीछे से वरदान की आवाज आई, सिद्धि बेटा तुम यहाँ। यह सुनकर सार्थक और सिद्धि दोनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। सिद्धि ने हल्का सा पलट कर देखा तो वरदान ने कहा, बेटा तुम्हें कुछ काम था। सिद्धि ने अपना सलाइवा गटका और धीरे से बोली, अब बड़े पापा आप तो कमरे में नहीं थे। वरदान बोला, अरे वह मैं बालकनी में था। सिद्धि बोली, और बालकनी में क्या कर रहे थे। वरदान ने इधर उधर नजर घुमाई और धीरे से बोला, सिगरेट पी रहा था। तुम्हारी बड़ी मम्मी को पसंद नहीं है ना, अगर उसे पता चल जाएगा तो बेकार में मुझसे झगड़ा करेगी। सिद्धि हैरानी से वरदान को देख रही थी, वहीं सार्थक को तो हंसी आ रही थी। कहीं ना कहीं सार्थक अपने बड़े पापा पर ही तो गया था। इतने में वरदान बोला, हाँ तो बच्चा तुम यहाँ क्यों आई थी, मुझसे कुछ काम था। सिद्धि कुछ बोलते उससे पहले ही सार्थक जल्दी से कमरे में आया और वरदान को देखकर बोला, कुछ नहीं बड़े पापा, और वह सिद्धि को कुछ पैसे चाहिए थे। यह सुनकर सिद्धि ने 90 डिग्री में मुंडी घुमाकर सार्थक को देखा तो सार्थक ने इस बार बच्चा सा मुंह बनाकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही पता चल रहा था कि सिद्धि उसकी शिकायत ना करे। इतने में वरदान बोला, पैसे चाहिए थे बस। इतनी सी बात। सार्थक बोला, अरे बड़े पापा इतनी सी बात थोड़ी है, आज तक सिद्धि ने किसी से पैसे नहीं मांगे और आज वह आपसे पैसे मांगने आई है तो दे दीजिए ना। वरदान ने हंसकर कहा, अरे इसे इसमें मांगने वाली क्या बात है, सिद्धि का तो पूरा हक है, वह जाकर अपनी मम्मी से मांग सकती है। सार्थक बोला, वह बड़ी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही ना, इसीलिए आपसे लेने आई है। आपके पास नहीं है। वरदान ने एक अलमारी खोली और अपना पर्स निकाला। इतने में सार्थक बोला, दे दीजिए ना 30 लाख। यह सुनकर सिद्धि हैरानी से सार्थक को देखने लगी, लेकिन अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सार्थक कितना चालू था, ऐसी स्थिति में भी अपना ही फायदा सोच रहा था। एक पंथ दो काज। सिद्धि को शिकायत करने से रोक लिया और सिद्धि का नाम लेकर पैसे भी मांग रहा था। सिद्धि वरदान की तरफ देख कर कहा, बड़े पापा सार्थक झूठ बोल रहे हैं, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए थे। वरदान ने हैरानी से सार्थक को देखा तो सार्थक ने जानबूझकर सिद्धि की बाजू पकड़ी और सिद्धि को देखकर बोला, झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने ही तो कहा था मुझे पार्टी में जाना है और तुम्हें साड़ी चाहिए और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बड़े पापा से पैसे ले लो, बड़े पापा का दिल बहुत बड़ा है, वह तुम्हें पैसे दे देंगे। सिद्धि सार्थक को उंगली दिखाते हुए बोली, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मेरे पास दुनिया भर की साड़ियां हैं, किसी चीज की कमी नहीं है मुझे इस घर में जो मैं बड़े पापा से ऐसे पैसे मांगने आऊंगी। पैसे तुम मांग रहे हो, वह भी मेरा नाम लगाकर। इतना कहकर उसने वरदान को देखा और बोली, बड़े पापा सच में मुझे पैसे नहीं चाहिए, सार्थक को ही चाहिए। सार्थक बोला, अरे ठीक है ना, मुझे चाहिए तुम्हें चाहिए, बात तो एक ही है ना, और मैं तुम अलग अलग थोड़ी ना है, दे दो ना पापा पैसे। इतना कहकर उसने वरदान को देखा। वरदान एक एक नजर सिद्धि को देखता और एक नजर सार्थक को, फिर वह सिद्धि को देख कर बोला, बच्चा तुम्हें सच में पैसे चाहिए। सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाई। वरदान ने सार्थक को देखकर पूछा, तुझे पैसे चाहिए। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान बोला, 4-5 दिन से तू ऑफिस नहीं आ रहा है और तुझे पैसे चाहिए, ऑफिस जा, काम कर और पैसे ले ले, निकल यहाँ से। इतना कहकर वरदान ने अपना पर्स वापस से अलमारी में रख दिया। सिद्धि ने सार्थक को देखा और एक जीत की मुस्कुराहट उसे पास की और बाहर जाने लगी। वहीं सार्थक भी खुश था, उसे पैसे बेशक नहीं मिले लेकिन सिद्धि ने उसकी शिकायत भी नहीं की, इस वजह से वह बहुत खुश था। सार्थक खुशी खुशी सीटी मारता हुआ कमरे में आया और सिद्धि कमरे में अपने लिए पार्टी के लिए ड्रेस देख रही थी। वहीं सार्थक ने सीटी बजाकर कहा, देखा मैंने कहा था ना तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुमने मेरी शिकायत बड़े पापा से नहीं की। सिद्धि ने सार्थक को देखा, अपना चश्मा ठीक किया और बोली, इस वहम में मत रहा करो,
कि मैं शिकायत नहीं करूंगी। मेरा दिल सच में तुम्हारी तरफ से खट्टा हो गया है। सच में मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। सच में मैं यह तलाक लेना चाहती हूँ। सच में मुझे इस कमरे में घुटन महसूस होती है। कहते कहते सिद्धि की आंखें नम हो गई। सार्थक जो कि इतना खुश था, उसके चेहरे पर भी उदासी छा गई। उसने एक नज़र सिद्धि को देखा और चुपचाप बिना कुछ कहे बालकनी की तरफ चला गया। सार्थक ने अपनी जेब में पड़ी हुई एक और सिगरेट निकाली और उसे सुलगा दी। उसने वह सिगरेट होंठ पर ही लगाई थी कि सिद्धि ने उसके हाथ से वह सिगरेट लेकर जमीन पर फेंक दी और पैर से मसलती हुई बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ सिगरेट नहीं पियोगे। मेरे जाने के बाद बेशक जहर पी लेना। शौर्य बोला, सिद्धि सच में यह इतनी बड़ी गलती है कि तुम मुझे मेरे साथ नहीं रहना चाहती। सिद्धि बोली, हाँ बहुत बड़ी गलती है, तुम बहुत बड़ी गलती करते हो। बस हो गया, मेरा और आपका रिश्ता यहीं तक था, अब सब कुछ खत्म। प्लीज सिगरेट मत पीना। बहुत प्यार से और आराम से बोल रही हूँ। मैंने अगली बार तुम्हारे हाथों में सिगरेट देखी तो मैं सच में बड़े पापा से कह दूंगी। उसके बाद तुम्हारा जो कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं। इतना कहकर सिद्धि अंदर जाने लगी तो सार्थक ने सिद्धि का हाथ पकड़ लिया। सिद्धि ने हल्का सा पलटकर सार्थक को देखा तो सार्थक बोला, मैं तुम्हें सच में तलाक नहीं दूंगा, चाहे मुझे केस ही क्यों ना लड़ना पड़े। सिद्धि ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तो फिर कमर कस लो, क्योंकि अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो केस तो तुम्हें सच में लड़ना होगा। सार्थक बोला, अच्छा और तुम ऑल मनी कितनी मांगोगी? सिद्धि ने कहा, जब मैं इस घर में आई थी तो 2-4 जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया। ऑल मनी के तौर पर इस घर की यादें लेकर जाऊंगी। तुम्हारे पैसों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर सिद्धि कमरे में चली गई और सार्थक वहीं खड़ा सिद्धि को देखता रहा। वह अच्छे से जानता था कि अगर वह किसी हाई सोसाइटी या बिजनेसमैन की बेटी से शादी करता तो जीना हराम होता ही होता, प्लस वह तलाक के समय दुनिया भर का पैसा मांग लेती और शायद इसीलिए सार्थक ने सिद्धि को पसंद किया था। लेकिन अब सिद्धि और सार्थक का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।